तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बात हो गई है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। जो MBA इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए सब्जेक्ट है। MBA थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। BBA में है, PGDBM में है, UGC नेट में भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट मैं 2 यूनिट कन्वर्ट करवा चुका हूं और अब ये 3rd यूनिट के ऊपर में आ गया हूं। अब हम आज 3rd यूनिट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। इसके साथ मैं बता दूं, फाइनेंस के जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। मेरी पूरी कोशिश चल रही जल्द से जल्द सारे वीडियो लाने की। संडे को ऑनवर्ड्स बल्क अपलोडिंग केवल फाइनेंस के लिए होगी। मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूं कि फाइनेंस के लिए मेरा पूरा का दिन सैटरडे संडे कल बल्क अपलोडिंग फाइनेंस के सेक्टर की होगी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट की भी हम बात करेंगे। तो यूनिट 3rd पे मैं इसके आ गया हूं। तो क्या है यूनिट 3rd का फर्स्ट टॉपिक? ये कह रहा है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस बुलविप इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है? बुलविप इफेक्ट। अब ये बुलविप इफेक्ट क्या है? बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। देखो, और बहुत ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह देना कि ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है यूनिट 3rd से। बुलविप इफेक्ट मतलब हर बार पूछा गया है। मैंने जितने भी आज तक के पेपर देखे होंगे, मतलब कि जो सीरियस एग्जामिनर के पेपर है, अगर नहीं आया तो वो आपकी किस्मत, लेकिन जिसमें यूनिट की स्टार्टिंग में बुलविप इफेक्ट दिया हुआ होता है क्वेश्चन आ जाता है। तो काफी अच्छा है। अब ये बुलविप इफेक्ट है क्या? बुलविप इफेक्ट है क्या अपन देख लेते हैं इसको शांति से। क्या कह रहा है ये विप इफेक्ट? इसमें क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आप सभी को पता है हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये पहले सबसे पहला जो इसका जो कस्टमर से रिलेट होता है वो होते हैं हमारे रिटेलर। वो जाते हैं होलसेलर के पास में और होलसेलर किसको बताते हैं? मैन्युफैक्चरर को बताते हैं। ठीक है। और रिटेलर इंफॉर्मेशन कहां से लेता है? कस्टमर से लेता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कस्टमर रिटेलर को कुछ बता रहा है, रिटेलर होलसेलर को बता रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बता रहा है। अब कस्टमर ने मान लो किसी रिटेलर को जाके कहा कि इसका प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है। तो रिटेलर ने यही बात जाके आगे किसको बताई? होलसेलर को बताई। और होलसेलर ने ये बात जाके मैन्युफैक्चरर को बताई। मैन्युफैक्चरर ने क्या करा? प्राइस कंट्रोल करा, प्राइस कम करी एक मार्केट में बने रहने के लिए। तो अगर ये बात केवल सेम लेवल पे पहुंच जाए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कस्टमर ने बोला रिटेलर को 5 रुपए ज्यादा है, रिटेलर ने होलसेलर को बोला 50 रुपए ज्यादा है, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को बोला 500 रुपए ज्यादा है। यह कहलाया आपका बुलविप इफेक्ट। यानी कि है नहीं, केवल भ्रम के जाल में फंसा दिया गया कि इफेक्ट जो है वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गया। यानी कस्टमर से जब एंड तक मैन्युफैक्चरर तक कोई इफेक्ट पहुंचा तो वो ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, उसको बुलविप इफेक्ट बोला जाता है। इसको रिड्यूस करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसके अंदर रियल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, रियल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है? फेक इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके अंदर कौन सी आ जाती है? फेक इंफॉर्मेशन आ जाती है और एक्यूरेसी लो होती है, जिसके कारण क्या होता है? मैन्युफैक्चरर को लॉस हो जाता है। वो समझ रहा था कुछ और, वो समझ रहा था शेर और निकला चूहा, वो वाली बिल्कुल यहाँ पर बुलविप इफेक्ट पर बात भारी है। ठीक है, मतलब सही बात है कि ये कहलाता है बुलविप इफेक्ट। अब इसको थ्योरेटिकली क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहा है द बुलविप इफेक्ट ऑन द सप्लाई चेन अकर्स व्हेन द चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड कॉस्ट। Consumer demand cause companies in the supply chain order to more goods to meet the new demand. The bullwhip effect is the distribution channel phenomena rather than the problem which demand forecast is yield supply chain inefficiencies. The mostly happens when the retailer become highly reactive to the consumer demand is turned to the intensify expectation around it. यहाँ पर क्या हुआ है?
बुलविप इफेक्ट को जब हम बुकिश जाते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन की जगह किसकी बात आई है, केवल डिमांड की बात आई। जब मैं बुक की बात कर रहा हूं, जैसे बुलविप इफेक्ट तो हर जगह चल रहा है, ठीक है, तो वो इफेक्ट है, जैसे ग्रेविटी हर जगह चल रही है, वैसे बुलविप इफेक्ट हर जगह चल रहा है। ये केवल एक इफेक्ट है। अपने जो बुकिश जाते हैं तो इसमें किसकी बात करी गई है, केवल बात करी गई है डिमांड की। अब ये बुलविप इफेक्ट क्या कह रहा है कि कस्टमर ने डिमांड बढ़ाई। कस्टमर ने क्या बढ़ाई, डिमांड बढ़ाई। अब कस्टमर ने मान लेते हैं कि 10 यूनिट्स की डिमांड बढ़ाई, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे मेरी सप्लाई चेन बनी हुई है, जो मेरा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बना हुआ है, इसको एकदम से अपलिफ्ट करना होगा। वो अपलिफ्ट 100 यूनिट का होगा। अब डिमांड बढ़ी है केवल 10 यूनिट की और सप्लाई चेन बढ़ी है 100 यूनिट की। इसी को कहा जाता है बुलविप इफेक्ट। यानी कि रिटेलर ने उसको काफी इंटेंसिफाई किया, भैया सामान लाओ, क्योंकि कस्टमर की डिमांड बढ़ी उसके पास। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर ने ज्यादा प्रोडक्शन शुरू किया और सप्लाई चेन को एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, जो अननेसेसरी रहा। वो अननेसेसरी होने से उसको फ्यूचर में लॉस होंगे, करंट तो वो मैन पावर सप्लाई करने में उसको पता नहीं चलता। तो बुलविप इफेक्ट का मतलब ये है कि कम सब डिमांड बढ़ी, यानी कस्टमर की डिमांड 5 यूनिट की बढ़ी, रिटेलर ने उसको 10 यूनिट की बताया, होलसेलर ने 100 यूनिट की बनाया, तो मैन्युफैक्चरर ने कितने यूनिट की सप्लाई चेन बढ़ा दी, 100 यूनिट की बढ़ा दी। और ऐसा ही करना भी पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि एक ट्रक है, ठीक है, ये 20 यूनिट ले जा रहा है, फुल हो जाने के बाद 20 यूनिट ले जा रहा है। अगर 1 यूनिट की डिमांड बढ़ गई ना, तो फिर से हमको एक नए ट्रक की जरूरत हो जाती है। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है, नए ट्रक की जरूरत हो जाएगी। यानी कि 20 यूनिट के अंदर अगर कोई ट्रक किसी कमोडिटी से फुल हो जाता है और फिर 1 यूनिट, यानी कि कितनी, 1 यूनिट क्या हुआ, 5% की डिमांड बढ़ी, ठीक है, 10%, 22 और 5% अपना 1 यूनिट की डिमांड बढ़ने से पूरी की पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है 20 यूनिट का ही, ठीक है। इसी को कहा जाता है बुलविप इफेक्ट। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो समझ में आया तो मुझे भी बता देना सर, समझ में आ गया है, आगे बढ़िए, हमला कीजिए आगे के क्वेश्चंस पे। बुलविप इफेक्ट यूजुअली फ्लो ऑफ द सप्लाई चेन, तो बता जरूर देना भैया समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग विद द रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर। यानी कि कहां से स्टार्ट होता है, रिटेलर से, होलसेलर से, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर। पर क्या होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग कर दिए हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर इज ए जोनल होलसेलर, यानी कि जोन को मतलब कि पूरे राजस्थान का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरे यूपी का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और उसके सब होलसेलर्स हो गए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है ना, ये बुलविप इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए, बहुत ही सिंपल है। एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द बुलविप इफेक्ट। सबसे पहला हमको ये समझना है कि जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा है, जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, वो एक्चुअल है और उसको हम अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली ये कितना आ रहा है। क्या ये बुलविप इफेक्ट जो हमारे पास 100 यूनिट की डिमांड आई है होलसेलर से, तो आपको ये देखना है कि ये वास्तविकता में 100 है कि कितना करना है। ये कौन समझेगा, ये मैन्युफैक्चरर समझेंगे, ये आप लोग बताएंगे कंपनी वालों को कि भैया ये बुलविप इफेक्ट है, इतनी एक्चुअल में डिमांड नहीं है जितनी डिमांड दिख रही है। तो हमको हमारी सप्लाई चेन केवल 50% बढ़ा के देखनी है एक बार कि वो मीट कर पाती है कि नहीं। तो दैट इज द क्रूशियल टास्क। अगर आपने 50% बढ़ाई, 50% सप्लाई बढ़ाई और वो बुलविप इफेक्ट ना हुआ, वो एक्चुअल डिमांड हुई, तो आपकी कंपनी लॉस में हो जाएगी क्योंकि वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कर पा रही। बॉस आपको कहेगा कि ये तूने क्या करा आनंद। तो अगर आप सही हो गए तो आपने कंपनी के करोड़ों रुपए बचा लिए, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मोस्ट मतलब कि एक्सपेंसिव टास्क होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। इंप्रूव द इन्वेंट्री प्लानिंग प्रोसेस। अब यहां पर हमको क्या करना है, बुलविप इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए इन्वेंट्री प्लानिंग, यानी कि रियल टाइम में हम जितना बना पाएंगे। और इन्वेंट्री प्लानिंग में फीफो लिफो अपन ने पढ़ा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये इंप्रूव द इन्वेंट्री प्लानिंग के अंदर अपन उसको
बात करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम हमारी जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसको इस ढंग से रखेंगे कि रिटेलर ज्यादा डिमांड करेगा तो ज्यादा सप्लाई, रिटेलर कम डिमांड करेगा तो कम सप्लाई, तो यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट इसमें हाई हो जाता है। यानी हम फ्यूचर की नीड को पहले से एस्टिमाइज करके, पहले से प्रिडिक्ट करके हम हमारे स्टोर डिपार्टमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल को शुरू कर देते हैं। इंप्रूव द रॉ मटेरियल प्लानिंग, यानी कि रॉ मटेरियल की प्लानिंग प्रोसेस है, उसको भी हमको इंप्रूव करना है। अब जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं ना, तो इसमें एंड की भी बात होती है और स्टार्टिंग की भी बात होती है, यानी रॉ मटेरियल की भी बात होगी और फिनिश गुड्स की भी बात होगी। याद रखना हर जगह 2 पॉइंट है, कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन मैनेजर्स। अब जितने भी मैनेजर्स हैं, यानी होलसेलर वाले हैं या रिटेलर वाले हैं, जो कस्टमर से मैनेजर बन रहे हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं, या सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उन सब के बीच में कैसी फ्लो होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन को लेकर। मतलब सब कुछ आपके एक बॉक्स के ऊपर क्लियर होना चाहिए कि 40 यूनिट्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो फाइनेंस वाले को भी पता हो, प्रोडक्शन वाले को भी पता हो, सेल्स वाले को भी पता हो। इससे क्या होगा, इससे क्विक मूवमेंट होगा आपकी इन्वेंट्री का भी और बेटर कंट्रोल होगा। ऑप्टिमाइज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसको ऑप्टिमाइज लेवल तक ले जाना है। मींस के 40 यूनिट्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, अब 50 यूनिट्स तो हमको चाहिए चाहिए, 60 यूनिट्स तो हमको चाहिए चाहिए। इससे होगा क्या, अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर हमको पता चल जाती है कभी भी कि एक रिटेलर कम से कम 20 यूनिट तो बेच ही देगा, है ना, उसने हमसे प्रॉमिस कर दिया कि सर मैं 20 यूनिट तो बेच ही देता हूं, आप तो मेरे को 20 यूनिट हमेशा सप्लाई करो, तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 20 यूनिट तो हमको हमेशा रखनी है। अब किसी दिन उसने 30 यूनिट की डिमांड करी तो 20 तो हमारे पास ऑलरेडी होगी और गैप कितना रह गया, केवल 10 यूनिट का रह गया। और जितनी ज्यादा मैं इसकी ये यूनिट इसके पास ले जाऊंगा, 20 से 25, 25 से 27, 27 से 28, इतना बेटर मेरा इन्वेंट्री कंट्रोल होगा। समझ में आया, नहीं आया? देखो अभी समझा देता हूं। एक रिटेलर है, वो मुझसे प्रॉमिस कर रहा है कि सर मैं 100 यूनिट तो बेच ही देता हूं, ठीक है, तो मैं मेरा स्टॉक कितने का रखूंगा, कम से कम 100 यूनिट का रखूंगा। उसकी एक्चुअल सेल हो रही है 130 यूनिट, कितनी हो रही है, 130 यूनिट, पर वो मिनिमम ऑर्डर कितने का प्लेस करता है, 100 का। अगर इसको ऑप्टिमाइज करेगा, वो जितना इसके करीब पहुंचेगा रिटेलर, मैं भी स्टोर इसके इतने करीब पहुंचूंगा। मान लो कि रिटेलर कह रहा है कि सर अब मेरे तो 120 तो कम से कम बेच ही दूंगा, यानी मिनिमम क्वांटिटी कितनी है मेरी ऑर्डर की, 120 है, तो मैं स्टॉक भी कितने का रखूंगा, 120 का, तो गैप कितना रह गया, केवल 10 यूनिट का। यानी बुलविप इफेक्ट को मैं मिनिमाइज तब कर सकता हूं जब मेरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को मैं मैक्सिमाइज करूं, यानी कि ऑप्टिमाइज करूं। समझ में आया ना? अगर वो कहते हैं कि सर मैं 130 तो 130 बेच दूंगा, इसके बाद बुलविप इफेक्ट भी आ जाए, मेरे पास स्टॉक में तो सामान रखा हुआ है, इसलिए परेशान नहीं होऊंगा। बात समझ में आई? दैट इज द हाउ वी रिड्यूस द बुलविप इफेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये 5 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया, बताओ कोई दिक्कत आई? अरे इजी है सब, मेरे साथ सब इजी है, आप चिंता ही मत करो, पूरे अच्छे नंबर आएंगे, बस मेरे साथ पढ़ते रहो और कुछ नहीं चाहिए। कोई मेरी फेक आईडी बना के आपसे पैसे मांगे तो मना कर देना, बहुत सारे जने बनाते हैं, अब किस किस के साइबर में रिपोर्ट करी जाए, मैं भी थक चुका हूं कि पर मैं ऑलरेडी, हमारी जो टीम है वो इसके ऊपर वर्किंग करती रहती है, साइबर सेल हमारा भी जो छोटा मोटा आईटी का डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर वर्क करता रहता है, कंप्लेन नेशनल लेवल पे भी इसकी कंप्लेन रजिस्टर्ड करते रहते हैं। इंस्टा और इस पे तो खैर ब्लॉक करवा ही देते हैं, लेकिन कभी कोई अगर इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आपसे मेरे लिए डायरेक्टली पैसे मांग रहा है तो वो गलत मांग रहा है। हम केवल करियर काउंसलिंग के 500 रुपीज चार्ज करता हूं, उसमें भी अभी तक अधिकतर सेशन फुल चल रहे हैं, हमारी टीम कांटेक्ट करती है, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, उसका लिंक भी हमारे उधर से जा, केवल 500 रुपीज है करियर काउंसलिंग के। बाकी और कोई भी अमाउंट कभी भी आपसे अभी नहीं मांगा जा रहा है, भविष्य की कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारी तरफ से ना कोई कोर्स सेल किया जा रहा है, और जितने भी कोर्स हमारी जहाँ ऑफलाइन बेचेस को भी मिल रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कहीं पे कोई कोर्स हमारी तरफ से पेड नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। YouTube पे सारे वीडियो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस मत लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की हमारी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है, मेरे पास ऑलरेडी उसमें 2000 रजिस्टर्ड मेंबर है, तो मैं उसका अभी उन्हीं की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, जिस कारण से
मैं नहीं चाहता कि आप सब्सक्रिप्शन लें, हम लुटा रहे हैं। अगर किसी का सब्सक्रिप्शन आ भी रहा है तो हम रिवर्स चार्ज कर रहे हैं उसको, है ना। तो कहीं भी कोई अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है। कोई फेक आईडी आ जाए तो बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत से बच्चे के मैसेज होते हैं सर, और आपके माता पिता की और आपका काफी मेहनत का पैसा है, एक बच्चे का पैसा बहुत मेहनत का होता है और वो एजुकेशन के लिए खर्च कर रहा है। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो एमबीए करने के साथ कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, कुछ 9 to 5 वर्किंग कर रहे हैं, कुछ 9 to 9 वर्किंग कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ एमबीए कर रहे हैं। उनको मेरा सादर नमन है, जो इतनी मेहनत करने के साथ एजुकेशन भी ले रहे हैं, कुछ अपनी स्किल एनहांसमेंट भी कर रहे हैं, तो अच्छा है। और इसलिए हमारी सारी सर्विसेज अभी फ्री हैं। यूट्यूब पे तो हमेशा हम फ्री रहेंगे। हो सकता है कि भविष्य में कोई यूजीसी नेट के लिए पेड कोर्स हम लॉन्च करें, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो कोर्स है वो भी फ्री हमने कर रखा है, ठीक है। इसलिए कहीं अगर कोई फेक आईडी से आपसे पैसा मांगता है तो प्लीज उसको ब्लॉक कर दे, रिपोर्ट कर दे, है ना। और कहीं भी कोई अमाउंट ट्रांसफर न करें। केवल करियर काउंसलिंग का पैसा लिया जाता है, वो भी हमारी टीम आपको कॉल करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो भी पेमेंट तब तक नहीं करना जब तक हमारी टीम आपको कॉल न करे। क्लियर है? हाँ। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट अपना टॉपिक होगा, ठीक है, कि किसी भी सप्लाई चेन को हमको परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा कैसा है, वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके लिए कौन कौन से हमारे टूल्स होते हैं। तो टूल्स में अपने दो ही ऑप्शन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। अब परफॉर्मेंस को हमको मेजर करना है। अब यहां पर हम किसकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं? हम हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, या हम हमारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, या कंपनी की। तो यहां पर याद रखना, आप कंपनी से क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा किसकी, कि कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे कैसे मेजर होगी? पहला है क्वालिटेटिव मेजर। पहला कौन सा मेजर है? क्वालिटेटिव मेजर, जिसके अंदर क्या कह रहा है वो? उसके अंदर कह रहा है कि फॉर एन एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वालिटेटिव मेजर यानी कि जो कस्टमर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव में ऐसा है कि जब हम नंबर्स में अगर किसी को क्वांट कर ले, नंबर्स में डिनोट कर दें, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। कि जैसे मैंने 20 प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए, ठीक है, 40 लोगों ने मेरे को रिवॉर्ड दिया है, ठीक है, अमाउंट दिया है, मतलब ये क्वांटिटेटिव मेजर हो गया। क्वालिटेटिव मेजर में हम लेते हैं तो हमेशा याद रखना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है, क्वालिटी एस्पेक्ट हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। यानी कि बात क्या करनी है, जब हम कस्टमर के गुणों के लिए अगर हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो क्वालिटेटिव मेजर है। जैसे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर इज हाईली सेटिस्फाइड, लो सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं बोला जाता 5 सेटिस्फाइड या 6 सेटिस्फाइड, तो क्वालिटेटिव मेजर हो गया। इसके अलावा हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, अरे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत खराब प्रोडक्ट है, यही बोला जाता है, तो ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो गया। अब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमने प्रोडक्ट के लिए लिया है, तो ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हुआ, कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए, क्या फ्लेक्सिबिलिटी रही, उसमें नंबर्स पे होगा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर पाए कि नहीं कर पाए, 40% से हमने प्रोडक्टिविटी अचीव करी, 40 यूनिट्स पर आवर पे हमने प्रोडक्शन करा, ये सारी चीजें हमारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आती है। कंपनी की परफॉर्मेंस हम जज करते हैं, यहाँ इंप्लॉय की परफॉर्मेंस जज नहीं हो रही, कंपनी की परफॉर्मेंस। क्लियर हो रहा है ना? छोटा सा टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। यहाँ पर परफॉर्मेंस हम कंपनी की मेजर कर रहे हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड से। जब क्वालिटी की बात करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो गई, ठीक है। और जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो डिलीवरी प्रोडक्ट ऑन टाइम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, उसकी रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, उसका और क्या कह सकते हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, या लीड टाइम, सप्लाई चेन रिस्पॉन्स हो गया, सप्लाई चेन कितने दिन में अपन ने प्रोडक्ट डिलीवर करा। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई इसमें ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं। अब एक स्कोर मॉडल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कितनी बार आ जाता है स्कोर मॉडल, ठीक है। स्कोर मॉडल क्या है सर? सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंसेस। क्या बोला जाता है इसको? सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंसेस, ये कहला जाता है हमारा स्कोर मॉडल। सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंसेस यानी कि जो हमारी सप्लाई चेन हो रही है उसका A to Z एनालिसिस करना ही स्कोर मॉडल कहलाता है। पहले तो ये बात क्लियर हो गई, सप्लाई चेन का स्टार्ट से लेकर एंड तक का एनालिसिस करना ही स्कोर मॉडल है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? इज बेस्ड ऑन द 3 मेजर प्रिंसिपल। ये कौन कौन से प्रिंसिपल पे, एक सेकेंड, हाँ, कौन कौन से प्रिंसिपल पे है? फर्स्ट, प्रोसेस मॉडलिंग, री इंजीनियरिंग, मेजर परफॉर्मेंस एंड, एक ये छोटा करना पड़ेगा, हाँ क्लियर है,
थोड़ा सा, या थ्योरी ज्यादा लिखी हुई है इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट दिख रहा होगा। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, उससे आप और क्लियर कर सकते हो। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। 3 मेजर प्रिंसिपल्स: प्रोसेस मॉडलिंग, री इंजीनियरिंग, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। 5 डिस्टिंक्ट प्रोसेस मॉडलिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स टू स्कोर मॉडल। यानी कि जो स्कोर मॉडल है इसके अंदर 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब कि 5 पैरामीटर्स पे बात हो रही है जिन पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है और कितना खराब है। पहला सोर्स पे बात हो रही है, ठीक है। 5 है टोटल, कितने हैं? 5 है। पहला है प्लान। प्लान में अपन रिलेट टू डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग पे, कि कितनी डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी प्लानिंग चल रही है और हम कितनी सप्लाई कर पाएंगे। यानी डिमांड और सप्लाई की जो हम प्लानिंग करते हैं, ये फर्स्ट पैरामीटर है हमारी सप्लाई चेन को मैच करने का, कि अगर हमारी डिमांड 40 यूनिट्स की है तो हम इतने यूनिट कैसे सप्लाई कर पाएंगे, 80 यूनिट्स की तो हम कैसे सप्लाई कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है ना, दिसंबर आ गया है, याद रखना दिसंबर आ गया है, हर ऑटोमोबाइल कंपनी अभी 50,000 से लेकर 60,000 तक का डिस्काउंट दे रही है कार्स पे। किस पे? कार पे। क्यों? क्योंकि 2021-22 के बाद उन पे टैग लग जाएगा 2023 का, यानी कि 2023 के अंदर चार्ज करेगी सबसे ज्यादा गाड़ियां। जनवरी में कभी कोई गाड़ी बिकती है तो जनवरी में सबसे ज्यादा बिकती है। होली दिवाली तो एक मौका होता है जब हिंदू धर्म के लोग काफी बहुतायत में गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन जो बिजनेस प्रोफाइल वाले लोग होते हैं वो अधिकतर गाड़ी जनवरी में खरीदते हैं, क्योंकि 1 साल का टेन्योर होता है और गाड़ी पे जो वर्किंग चलती है, जो सेकंड हैंड गाड़ियों का मार्केट चलता है वो ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए जो 2022 में दिसंबर आएगा, ये 2022 का हमारा दिसंबर, यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर गाड़ियां क्या करती है, 50 से 60,000 डिस्काउंट पे भी ऑफर कर देती है। क्यों ऑफर कर देती है? और यहीं पे जनवरी में उनकी रेट बढ़ा देती है 60,000 पे। क्यों? क्योंकि ये जनवरी आ गया है, यहाँ पर क्या करा गया, यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, क्योंकि वो 1 साल पुरानी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, यानी सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाती है अगर ईयर चेंज होने पे। तो कुल मिला के ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। यहाँ पर हमारी सप्लाई डिमांड क्या होगी, लो होगी, और जनवरी में डिमांड क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि पूरा का पूरा टेन्योर रहेगा, है ना, पूरा का पूरा। मतलब आज जो दिसंबर 2022 के अंदर गाड़ी है सेकेंड हैंड मार्केट में, जनवरी आते ही, केवल साल चेंज होते ही उस गाड़ी की वैल्यू 50,000 सेकेंड हैंड मार्केट में कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, है ना, ऑन एन एवरेज, केवल ईयर चेंज होने से। यही हमारा पूरा गणित है। तो अभी डिमांड क्या है, लो है, जनवरी में डिमांड क्या होगी, हाई होगी। बात समझ में आई आपको? तो पहली है प्लान, दूसरा है सोर्स। अब ये सोर्स क्या कहता है कि सर्विस ऑर्डर मीट टू अ डिमांड मटेरियल एक्विजिशन, यानी सोर्स के अंदर सारी की सारी चीजें अपन ने करा। सोर्स के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट वेरीफाई, प्रोडक्ट रिसीव, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ऑर्डरिंग, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, सोर्स के अंदर आती है। रॉ मटेरियल मंगवाना, रॉ मटेरियल को मंगवाना, उसको वेरीफाई करना, उसको चेक करना, हमारी डिमांड से मीट करना, ये सारी की सारी चीजें किसमें है, सोर्स में है। नेक्स्ट क्या आंसर स्कोर में क्या कह रहा है, प्लान हो गया, सोर्स हो गया, थर्ड पॉइंट कह रहा है मेक। और बड़ा करते हैं यहां पर, अब तो क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मेक। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मेक, यानी कि अब मैंने स्कोर में कि हम उसका ऑप्टिमम कितने प्रोसेसिंग टाइम में उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, इसको चेक किया जाता है। तो फर्स्ट मॉडल में अंदर हमने प्लानिंग को चेक करा, दूसरे के अंदर रॉ मटेरियल को चेक करा, उसमें वेरीफाई भी आ गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, उसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी आ गया, इसमें हमारा बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी विद द मिनिमम टाइम, रियल टाइम पे भी आ गया, और थर्ड हमारा प्रोसेस टाइम आ गया कि हम उसको कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये थर्ड पॉइंट आ गया। इन ऑर्डर टू मीट प्लान्ड और एक्चुअल डिमांड, दिस इज द क्वेश्चन कि हम कितनी देर में मेक टू ऑर्डर, कि हम कितनी देर में बना पाएंगे, और ऑर्डर करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, उसको डिलीवर। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कि कितने टाइम में हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ क्या है, रिटर्न। ये रिटर्न में रिटर्न लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, मतलब कि अगर कोई चीज कस्टमर को पसंद नहीं आई और उसने रिटर्न करी तो कितने समय में मेरे ऑफिस में वापस आ जाएगी, यानी मैन्युफैक्चरर के पास वो रिटर्न आ जाती है। यानी स्कोर मॉडल के अंदर हम 5 बातों पे बात करते हैं। पहली प्लानिंग पे बात करेंगे, दूसरी सोर्स पे बात होगी। सोर्स यानी कि रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, कितने रुपए में आ रहा है और कैसे उसको वेरीफाई किया गया, चेक किया गया, कौन से पैरामीटर लिए गए, ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल क्या है। थर्ड मेक, यानी कि हमारा जो ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग का टाइम है वो कितना है। फोर्थ है डिलीवरी टाइमिंग है, उसके ऊपर बात होती है। और फिफ्थ क्या है, रिटर्न टाइमिंग। ये सारी की सारी, क्योंकि रिटर्न अब इसके अंदर कैसा आता है, आज बल्ब खराब हो जाए, एक अगर मैं किसी कंपनी के यहाँ गया और जैसे कि हेवल्स का बल्ब लिया हमने, वो खराब हो गया, वारंटी में था, तो हम दुकान पे जाएंगे, हम हेवल्स कंपनी नहीं जाएंगे, वो दुकान वाला होलसेलर को देगा, होलसेलर
किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास वो बल्ब पहुंचाता है, तो ये रिटर्न में कितना समय लग जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी की सारी बातें हम स्कोर मॉडल में सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस जब चेक कर रहे होते हैं, क्या चेक कर रहे होते हैं? सप्लाई चेन का एनालिसिस चेक कर रहे होते हैं, सप्लाई चेन ऑपरेशनल रेफरेंसेस जब चेक कर रहे होते हैं, तो इसको स्कोर मॉडल के थ्रू चेक किया जाता है। स्कोर मॉडल मतलब सप्लाई चेन का ए टू जेड चेक करना। मैंने फिर से क्या बात बोल रहा हूँ, सप्लाई चेन को ए टू जेड चेक करने को ही सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंसेस मॉडल बोला गया है। क्लियर है? आगे बढ़ू। हाँ, द फोकस ऑफ स्कोर कैन बी डिफाइंड इन द मेजर ऑफ 3 लेवल्स। ये 3 लेवल पे इसका मेजरमेंट डिफाइन करता है, मतलब कि स्कोर मॉडल जो है मेजरली 3 स्टेप्स के अंदर, जैसे अपन ने 5 पढ़ा, अब उसी को 3 स्टेप के अंदर डिवाइड किया गया। पहला क्या कह रहा है? डिफाइनिंग स्कोप, इसको स्मॉल ही करना पड़ेगा, डिफाइनिंग स्कोप है ना, सेगमेंट, कॉन्स्टेंट, यानी कि 3 लेवल ऑफ प्रोसेस के अंदर हमने इसको और ब्रॉडली डिफाइन करा है। पहला डिफाइनिंग स्कोप, यानी कि कहां पे लगी है, किस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है और कहां पे डिलीवरी होना है। ठीक है, सेगमेंट कौन सा है हमारा और कॉन्टेक्ट कौन सा है इसकी स्कोर की। ठीक है, फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन को बनाना। फिर प्रोसेस एलिमेंट डिटेल्ड, आइडेंटिफाई की बिजनेस एक्टिविटी विद इन द चेन। स्टेप सब समझा देता हूं आपको पॉइंट के अंदर। मान लेते हैं पहले मेरे को पूरा राजस्थान का एरिया कवर अप करना है। कौन सा एरिया? चलो 2 एरिया कवर अप कर लेते हैं, राजस्थान और यूपी का एरिया कवर अप करना है किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। अब प्रोडक्ट है मेरा मिस्टर पिंटू की कंपनी का, प्रोडक्ट का नाम है चिंटू कैंडी। क्या नाम है? चिंटू कैंडी। अब ये चिंटू कैंडी है भैया, बहुत ही टेस्टी कैंडी है, इसको हमको पहुंचाना है राजस्थान और यूपी में। अब ये राजस्थान और यूपी में पहुंचाना है, ये बात एनालिसिस हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो कैंडी है ये कौन खाएगा? ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, एडल्ट के लिए है, किन के लिए? आजकल तो कैंडी सब खा रहे हैं। ठीक है, पहले तो बच्चे ही खाते थे, आज तो युवा वर्ग भी कैंडी खा रही है, फिर बुजुर्गों का भी अलग ही स्वैग चल रहा है, तो चिंटू कैंडी आ गई। चिंटू कैंडी ने किया कि हमारी ये जो कैंडी है ये 15 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, अप टू 15 ईयर्स तक का हमारा टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, जो ये कैंडी है ये हम देंगे मात्र 5 रुपए के अंदर, यानी कि इसको जो हमारा पॉपुलेशन है मेजर सेगमेंट इसको कवर अप हो जाएगा। तो चिंटू कैंडी 15 साल के बच्चों के लिए 5 रुपए। ये बातें जो फिक्स हुई, यही हमारा पहला पॉइंट है डिफाइनिंग स्कोप, कि हमको प्रोडक्ट कहां डिलीवर करना है, राजस्थान यूपी में डिलीवर करना है, किन के लिए डिलीवर करना है, इनके लिए। तो अब जब मेरे को ये पता चल गया कि 15 साल के लिए बच्चों के लिए है, तो मैं ये एस्टिमेट कर सकता हूं कि यहां पर 15 साल के बच्चों की अप्रोक्स जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ की है। तो मेरे पास जो टारगेट कस्टमर है वो 12 करोड़ है। अब इनमें से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को सप्लाई करनी, कितने बच्चे वो खाने के लिए एक्चुअल में। मान लेते हैं कि 2 करोड़ लोग आपकी चिंटू कैंडी खाना चाहते हैं। अच्छा, ये पूरा रॉ डेटा लिया है, कोई ऐसा फैक्ट एंड फिगर नहीं है, बट आपको एग्जांपल के 2 करोड़ लोग चिंटू कैंडी खाना चाहते हैं, 2 करोड़ बच्चे चिंटू कैंडी खाना चाहते हैं। तो ये अब मेरे को पूरे राजस्थान और यूपी में सप्लाई करना है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जोन्स हैं, कितने संभाग हैं, जिला मुख्यालय है, पंचायत समिति है, गांव है, तालुका है, तहसील है, इन सब पे मेरे को ये चीजें सप्लाई करनी है और वो उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर अप हुआ, ये लेवल 1 हुआ। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सप्लाई चेन, यानी कि सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन करा, यानी मैंने बोल दिया कि राजस्थान थोड़ा छोटा है, यूपी थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा करते हैं 5 डिस्ट्रीब्यूटर राजस्थान में रखते हैं और 10 डिस्ट्रीब्यूटर हम कहां रख देते हैं, यूपी में रख देते हैं। इसको मैं पॉपुलेशन वाइज बड़ा छोटा कर रहा हूं, है ना। एरिया वाइज राजस्थान बड़ा है, आप सबको पता है, और यूपी छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज यूपी ज्यादा है और राजस्थान छोटा है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर कहां रखे, 5 राजस्थान में रखे हैं और 10 यहाँ रखे हैं, और कितने होलसेलर रखे, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 20 होलसेलर रखे और 2000 रिटेलर रखे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 10 के लिए अपने 40 होलसेलर रखे और 4000 रिटेलर रखे। ठीक है, तो ये मेरा एक सप्लाई चेन का नेटवर्क हो गया, यानी ये क्या है, होलसेलर, ये क्या है अपने रिटेलर, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये एक सप्लाई चेन का नेटवर्क हो गया, ये लेवल 2 कंप्लीट हो गई। अब लेवल 3 क्या कह रहा है, इसको इंप्लीमेंट कर दो। कौन सी एक्टिविटी किसके साथ जुड़ी हुई है, रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, किसको डिप्लॉय करना है, कहां मेरे को, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही जगह है तो अब क्या होगा, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर 4 जगह है तो मार्केटिंग की यूनिट कितनी जगह है,
ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है इनको आपस में लिंक करने को ही हम क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, और इसी सब को स्कोर मॉडल बोला जाता है। समझ में आ गया ना? स्कोर मॉडल तक अपन ने सारी की सारी टॉपिक्स कवर अप कर दिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत आई नहीं होगी। यानी कि सारी एक्टिविटीज को लिंकेज करना है, थर्ड लेवल है। फर्स्ट लेवल में राजस्थान यूपी बच्चे सब क्लियर हो गया। सेकंड लेवल के अंदर हम उस प्रोसेस बना दी, इतने होलसेलर रिटेलर ये होने चाहिए। और थर्ड के अंदर हमने देखा कि कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है, कौन सी एक्टिविटी बाद में हो रही है, और कहाँ पे जैसे रिमोट एरिया है तो वहां पर हमको पहले डिलीवर करना होगा ताकि उसकी डिमांड सप्लाई पहले फुलफिल हो, और जहां पर रैपिड सेल हो रही है वहां भी फास्टली डिलीवर करना होगा। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पॉपुलेशन, डिपेंड करेगा डिमांड सप्लाई। तो अब आप सोचो कितना कॉम्प्लेक्स है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, और ये काम आप सीख गए तो कितना पैसा बना सकते हो। ये कंपनी के लिए अगर मान लो कि वो राजस्थान में ज्यादा सप्लाई कर दे और यूपी में ज्यादा डिमांड हो तो उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आपके कुछ डेटा एनालिटिक्स के टूल्स, आपके कुछ ऑपरेशनल मैनेजमेंट के टूल्स और नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस और डिमांड प्रिडिक्शन जो काफी टफ है, आपकी कंपनी को करोड़ों का फायदा दे सकती है। तो लाखों का पैकेज तो आपका भी हो सकता है। इसलिए ये सारा स्कोर मॉडल पढ़ना किस जगह, इसको इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। इसी के साथ अपना फर्स्ट यूनिट, जो थर्ड यूनिट है, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो हो गया, इससे ज्यादा आजकल अपन बनाते नहीं है, बच्चे भी थक जाते हैं, है ना, और मेरे को भी थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट लग जाए। अपन नेक्स्ट के अंदर डिमांड चेंज मैनेजमेंट के ऊपर अपन आएंगे, है ना, और जो इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं सारे के सारे डिमांड चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और चैलेंजेस जो भी हैं ये सब मैं कवर अप कराऊंगा। आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।